Dear students, welcome to the lecture number 18. लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज की थी और उसमें हमने एक्सटेंसिव क्वेश्चन 3 और 4 कंप्लीट किए थे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 हैं जो बेसिकली प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि आप इन प्रोग्राम्स को खुद राइट करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद जब मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी तो आप अपने सोल्यूशन के साथ मेरे वाले सोल्यूशन को कंपेयर करें और उसके बाद देखें कि एक ही टास्क जो है मुमकिन है कि वो हमारे प्रोग्राम मिलते जुलते हों, हमने एक ही तरीके से किया हो, और ये भी मुमकिन है कि हमारे मेथड्स डिफरेंट हो। तो उनमें से जो मेथड आपको आसान लगे आप उस तरीके से उस प्रोग्राम को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। अब अगर आप देखें कि हमने प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग से, हमने सबसे पहले इनके एल्गोरिदम राइट किए थे, हमने सम के, प्रोडक्ट और एवरेज के लिए। इसी तरह फिर हमने इनके लिए फ्लो चार्ट्स भी बनाने सीख लिए और अब हम इसकी फाइनल जो शेप हमें चाहिए कि कंप्यूटर को यूज करते हुए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब हम ऑलमोस्ट जितनी हमने चैप्टर स्टडी करनी है 3 यूनिट्स, उसमें हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हम प्रोग्राम खुद से राइट कर सकें। तो जिस तरह से हम उन एल्गोरिदम लिखने के लिए या फ्लो चार्ट बनाने के लिए पहले स्टेटमेंट जो हमें गिवन थी उसको एनालाइज करते थे, देखते थे उसमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो इसमें आप देखें कि गिवन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें है रीड्स 3 नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या पता चला कि हमने 3 नंबर रीड करने हैं, यानी यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। इनपुट का मस्ट इसमें नहीं गिवन है, आप खुद से प्रोग्राम के अंदर 3 कोई भी नंबर लेके उनको वैल्यूज असाइन भी कर सकते हैं और यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर वैल्यूज असाइन कर देंगे आप तो प्रोग्राम का जो एक जेनेरिक फीचर है वो उसमें नहीं होगा। वो प्रोग्राम आप जितनी दफा भी एग्जीक्यूट करेंगे हमेशा वो उन्हीं 3 नंबर्स का सम, प्रोडक्ट और एवरेज आपको प्रोवाइड करेगा। जबकि अगर आप यूजर से इनपुट लेंगे तो जब भी आप प्रोग्राम अपना रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो हर दफा आपको कोई भी डिफरेंट 3 नंबर्स के लिए उनका सम और प्रोडक्ट और उनकी एवरेज मालूम होगी। आइए इस प्रोग्राम की सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए राइट किया हुआ है। मैं आपको कोड जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने कमेंट दिया है, रिमार्क्स भी कहते हैं, कमेंट्स भी कहते हैं। सिर्फ ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट मैंने एज इट इज लिखी है और उससे पहले मैंने 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दी है ताकि कंपाइलर जो है वो इस लाइन को इंटरप्रेट ना करे, ट्रांसलेट ना करे, क्योंकि ये कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल बिल्कुल भी नहीं है। सी का प्रोग्राम का सिंटेक्स जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो स्टेटमेंट लाइन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, इंक्लूड stdio.h। अभी हम बहुत ज्यादा हेडर फाइल्स यूज नहीं कर रहे क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम राइट कर रहे हैं। तो इसमें हमें सिर्फ ये जो इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है वही काफी है हमारे पास। वाइड मेन वाइड हमने इसमें राइट कर लिया। उसके बाद हमने 3 नंबर ले लिए, 3 वेरिएबल लिए। पहले को हमने num1 कहा, दूसरे को num2 और तीसरे को num3। और यहाँ देखिए मैंने उसी लाइन पे कमेंट करके डिफाइन 3 वेरिएबल्स टू स्टोर 3 नंबर्स। मैं आपको पहले 2 प्रोग्राम जो हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये कंप्लीट कमेंट्स के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जैसे अच्छे प्रोग्राम राइट किए जाते हैं उस लिहाज से आपको बताऊंगी। और बाद में मैं आपको फिर सिंपल बिल्कुल बगैर कमेंट के प्रोग्राम जो है वो भी राइट करके दिखा दूंगी। ये कमेंट बेसिकली कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल नहीं है, ये आपके लिए मीनिंगफुल है, ये मेरे लिए मीनिंगफुल है। जिसने प्रोग्राम राइट किया है उसके लिए मीनिंगफुल है, अगर कोई और इसको प्रोग्राम को समझना और अंडरस्टैंड करना चाहता है उसके लिए मीनिंगफुल है। तो देखिए साथ इसके मैंने कमेंट्स में बता दिया कि मैंने ये 3 वेरिएबल लिए हैं और इनके अंदर मैं 3 नंबर स्टोर करूंगी। उसके बाद मैंने 2 और वेरिएबल लिए हैं, सम एंड प्रोड। ये चाहूं तो मैं 5 के 5 नंबर यहाँ इकट्ठे ही एक जगह पर ले सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने कमेंट्स में इनपुट आउटपुट को अलग अलग रखना था इसलिए मैंने 2 डिफरेंट लाइन के ऊपर ये वेरिएबल जो है वो इनको मैंने डिक्लेयर किया है।
फिर हमने नेक्स्ट वेरिएबल लिया एवरेज स्टोर करने के लिए। इस वेरिएबल का नाम मैंने एवीजी रखा। कंप्लीट पूरा एवरेज रखना जरूरी नहीं है, मैं इसको ए भी कह सकती हूँ, सिंपल जी भी कह सकती हूँ, कोई भी जो मेरी भी चॉइस हो उसके लिहाज से मैं इसका वेरिएबल नेम सेट कर सकती हूँ। लेकिन हम थोड़े से मीनिंगफुल नेम इस तरह रखते हैं कि एटलीस्ट नेम से हमें पता चल जाए कि इसमें हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद देखिए हमने 3 नंबर लेने हैं, तो यूजर के लिए मैसेज मैंने प्रिंट करवा दिया, मैसेज फॉर द यूजर टू गाइड अबाउट इनपुट, एंटर 3 नंबर्स, ताकि यूजर को पता हो कि जी मैंने इसमें क्या लिखना है, मैंने नंबर्स ऐड करने हैं, मैंने अल्फाबेट्स ऐड करने हैं, व्हाट आई एम सपोज टू डू। तो उसके लिए हमने यूजर को गाइड करने के लिए यहाँ प्रिंट कर दिया एंटर 3 नंबर्स। हालांकि अगर आप इस लाइन को भी कमेंट करते हैं तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली चलेगा, उसमें इस लाइन का इस तरह का कोई रोल नहीं है कि अगर आप यूजर को मैसेज नहीं देंगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। लेकिन वो प्रोग्राम अगर आप यूजर को मैसेज नहीं देंगे तो फिर आपको ही पता है कि इसमें किस किस्म की इनपुट देनी है। यूजर को जब तक आप पहले से बताएंगे नहीं कि 3 नंबर एंटर करने हैं, यूजर उसमें कोई नंबर एंटर नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सिर्फ गाइड करने के लिए हमने यहाँ पर ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज की है। स्कैन एफ के जरिए हमने तीनों वेरिएबल के अंदर वैल्यूज ले ली, num1 num2 एंड num3 में हमने स्टोर कर लिया। ये देखिए परसेंटेज डी 3 टाइम्स आ गया। पहला ये परसेंटेज डी num1 के लिए है, दूसरा num2 के लिए और तीसरा num3 के लिए। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। यहाँ तक हमारी इनपुट कंप्लीट हो गई, जैसे हमने फ्लो चार्ट में भी किया था या एल्गोरिथम में किया था। कुछ वैल्यूज हमने एज्यूम की थी वेरिएबल्स, और वहां पर हमने वैल्यूज वहीं पर वेरिएबल्स में असाइन कर दी। यहाँ पर हम वैल्यूज यूजर से ले रहे हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम पर। उसके बाद आ जाता है हमारा पार्ट। यहाँ तक हमारी इनपुट कंप्लीट हो गई है। अब हमने करनी है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हमारे पास सम प्रिंट करना है, प्रोडक्ट और एवरेज। तो डेफिनेटली प्रिंट करने से पहले हमें इसको कैलकुलेट करना होगा, कंप्यूट करना होगा। तो सम को हमने कैसे कैलकुलेट किया, num1 num2 num3 तीनों को ऐड कर दे। प्रोडक्ट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तीनों नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे, num1 स्टेरिक num2 स्टेरिक num3, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। और एवरेज क्या है, जो भी सम है उसको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ वैल्यूज पे। तो हम यहाँ दोबारा हमें सम करने की जरूरत नहीं है कि हम दोबारा से कहें कि num1 प्लस num2 प्लस num3 और देन डिवाइडेड बाय 3, बल्कि ऑलरेडी हमारे पास सम कंप्यूटेड है। तो हमारा एक एफिशिएंट प्रोग्राम जो है वो, उसके लिए ये भी जरूरी है कि हम गैर जरूरी कैलकुलेशन बार बार ना करें। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई रिजल्ट जो है वो फर्दर आउटपुट के लिए यूज हो सकता है, फर्दर आउटपुट हासिल करने के लिए इनपुट बन सकता है, तो हम उसको यूज कर लेंगे। तो हम कहेंगे एवीजी इज इक्वल टू सम स्लैश 3। उसके बाद अब तीसरा हमारे पास पार्ट क्या था, आउटपुट का। आउटपुट में हमने वही प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करनी है। अब हमें चूंकि इसमें 3 आउटपुट प्रोवाइड करनी है, सम भी हमें डिस्प्ले करवाना है, प्रोडक्ट भी और एवरेज भी। तो हमने साथ आउटपुट की फॉर्मेट करने के लिए हमने थोड़ी सी उसके साथ जो है प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर ये दिखा दिया कि द सम ऑफ 3 नंबर इज डैश इज परसेंटेज डी, और उसके बाद सम लिख दिया। इसी तरह प्रोड लिख दिया, एवरेज लिख दिया। यही काम हम एक ही लाइन में यहाँ पर कर सकते थे। सिंपल हम कहते प्रिंट एफ और 3 हम ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर देते परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एफ, और उसके बाद हम पहले उसको कोटेशन क्लोज करते और उसके बाद पहले सम का वेरिएबल लिख देते, प्रोड का और एवरेज का। ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो एक ही लाइन में भी हम प्रिंट कर सकते थे, लेकिन वो हमारी आउटपुट जो है वो बहुत मीनिंगफुल ना होती। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसमें देखिए हम 3 नंबर जो है वो यूजर को देते हैं, सिंपल से नंबर एंटर कर देते हैं। लेट्स से मैं 333 ही एंटर कर देती हूँ। तो देखें 3 नंबर का सम 3 प्लस 3 प्लस 3 हमारे पास 9 आ जाता है। अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आंसर आ जाता है, और 9 को डिवाइड करें 3 से तो हमारे पास उसका आंसर भी 3 आ जाता है। 3 3 सा 9 होता है। तो ये हमारे तीनों आंसर करेक्ट हो गए हैं। आप इस प्रोग्राम को अपने पास राइट करें और उसके बाद इसको आप बड़ी वैल्यूज के लिए भी चेक करें कि मैक्सिमम कितनी बड़ी, जितनी इंटीजर के अंदर वैल्यूज आ सकती हैं, जितने बाइट आ सकते हैं, उतना बड़ा नंबर जो है वो आप इसमें उतने देकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये सारी इंटीजर डाटा टाइप्स ली हैं। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम जो है वो हमारी जो बुक में गिवन रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी इस तरह फुलफिल करता है। जो दूसरी चीज मैं आपको बता रही थी कि यही सारा काम हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट में भी कर सकते थे।
तो वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। उसके लिए मुझे पहला वेरिएबल मैंने ले लिया सम के लिए, दूसरा मैंने ले लिया प्रोडक्ट के लिए और तीसरा मैंने ले लिया एवरेज के लिए, और कॉमा के बाद मैं वेरिएबल नेम लिख देती हूँ और उसके बाद सेमीकोलन। और अब चाहें तो आप बेशक ये वाला कोड जो है इरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी अब जरूरत नहीं है। प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, फिर से हम इसको कंपाइल करेंगे। हमने कंपाइल कर लिया और उसके बाद हम इसको रन करते हैं। अभी देखिए दोबारा मैं कोई और इनपुट देती हूँ 5 5 5 लेट्स से। तो अब देखिए तीनों को ऐड करके हमारे पास 15 आ गया और मल्टीप्लाई करके 125 और एवरेज 5। लेकिन पहले वाली आउटपुट में और इस आउटपुट में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि पहले जब आउटपुट जो आई थी वो मीनिंगफुल थी, हमें पता चल रहा था सम कौन सा है, हमें पता चल रहा था प्रोडक्ट कौन सा है और हमें पता चल रहा था एवरेज कौन सा है, और ये भी पता चल रहा था कि ये हमारे पास जो है वैल्यूज, ये कौन सी वैल्यू जो है वो एवरेज है, कौन सी वैल्यू सम है, और साथ उसकी कैप्शन गिवन था हमारे पास। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम दोबारा वापस पहले वाली आउटपुट पर आते हैं जो हमने पहले की थी। दोबारा प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम देते हैं इसको कोई और वैल्यू। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने हर दफा जो है एक ही नंबर देना है, आप डिफरेंट नंबर भी दे सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 नंबर है, इनको ये डिफरेंट नंबर है और इनको ऐड करके आपके पास जो है वो आंसर आ गया 10। और इस तरह से उसका यहाँ पर गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज 24 एंड एवरेज ऑफ नंबर 3 नंबर्स इज 3। तो ये आपके लिए ज्यादा मीनिंगफुल आउटपुट है। तो इसलिए आप जब भी प्रोग्राम राइट करें, कोशिश करें कि आपका प्रोग्राम वेल फॉर्मेटेड होना चाहिए। वो ज्यादा मीनिंगफुल होता है, ज्यादा आसानी से आपको खुद भी आसानी से समझ आएगा और जो कोई उसको देखेगा आपके प्रोग्राम को, उसको भी वो आसानी से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड प्रिंट इट्स एरिया। इसमें क्या करना है, हमारे पास रीड्स लेंथ एंड विड्थ। तो इनपुट हमारे पास क्या है, लेंथ और विड्थ, और आउटपुट क्या चाहिए हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके प्रोग्राम को देखते हैं किस तरह से हम राइट कर सकते हैं। इसमें देखिए ऊपर एग्जैक्टली उसी तरह से मैंने कमेंट्स दिए हैं कि राइट वही प्रोग्राम की स्टेटमेंट है एज इट इज, के हमने विड्थ लेनी है और रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ लेनी है। अब हमने इसी तरह से stdir.h फाइल जो है वो इंक्लूड करवाई, मेन फंक्शन का सिंटेक्स लिखा, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद प्रोग्राम के अंदर देखते हैं बॉडी ऑफ प्रोग्राम या बॉडी ऑफ मेन प्रोग्राम में हमने दो वेरिएबल ले लिए, लेंथ एंड विड्थ। तो यहाँ पर हमने उनका पर्पस कमेंट से बता दिया कि दो वेरिएबल हमने लेंथ और विड्थ को स्टोर करने के लिए डिफाइन किए हैं। उसके बाद हमने फ्लोटिंग पॉइंट में एरिया ले लिया। फ्लोट एरिया ये हमारे पास सिंटेक्स है, और इससे क्या हुआ कि हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट लिया जिसके अंदर जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे वो स्टोर करेंगे। अब हमें यूजर से इनपुट चाहिए या हम वैल्यूज एज्यूम करेंगे, तो हम बेहतर अप्रोच यही है कि हम यूजर से वैल्यूज जो है वो ले लें, ताकि हर दफा हमारा प्रोग्राम मल्टीपल टाइम डिफरेंट वैल्यूज के लिए कैलकुलेशन कर सके। अब कहाँ पर इनपुट लेनी है और कहाँ पर वैल्यूज रीड करनी है, ये आपके प्रोग्राम टू प्रोग्राम की नेचर पे डिपेंड करता है। कई जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि इनपुट लेना जो है वो सूटेबल ना हो, बल्कि प्रोग्राम जैसे सीक्वेंसेस प्रिंट करने होते हैं या कोई और कैलकुलेशन है, सपोज आपने कोई कैलेंडर प्रिंट करना है एक पूरे ईयर का, इस तरह के कोई प्रोग्राम्स होंगे जिनमें आप इनपुट लेना जरूरी नहीं है, बल्कि वहां पर वैल्यूज एज्यूम करना, खुद से वहां लेट करके उनको एज्यूम करके वैल्यूज को स्टैटिक असाइन करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है प्रोग्राम की नेचर पे। बहरहाल यहाँ पर हम यूजर से लेंगे वैल्यूज। यूजर को हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया, एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और वो लेंथ हमने इस लेंथ के वेरिएबल में एक्सेप्ट कर ली, इनपुट कर ली। इसी तरह दूसरा मैसेज हमने यूजर को बताया कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो टाइप कर दे। तो यूजर ने जो भी वैल्यू टाइप की वो हमने विड्थ के वेरिएबल में स्कैन एफ की स्टेटमेंट को यूज करते हुए इनपुट कर ली।
अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट के लिए यूज होती है और स्कैनफ जो है वो इनपुट के लिए यूज होती है। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो हमारे पास एरिया की कैलकुलेशन होकर आ गई और उसको हमने सिंपल जैसे पहले मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा अगर उसको फॉर्मेट अच्छे तरीके से कर लें तो यहाँ पर मैंने कोटेशन में राइट करवा दिया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और आगे कॉलन दे दिया और परसेंटेज एफ में ये एरिया की जो वैल्यू होगी ये प्रिंट होकर आ जाएगी। इस प्रोग्राम को भी रन करके इसकी आउटपुट देखते हैं। लेट्स से कि हमारी जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ है सपोज 8 इंचेस और उसकी सॉरी पहले लेंथ थी हमारे पास और विड्थ डेफिनेटली उससे कम होती है। वैसे यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा आप जहाँ पर जो भी वैल्यूज दे दें क्योंकि दोनों पीछे बैक एंड पे इंटीजर वैल्यूज हैं और उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन सी बड़ी वैल्यू कौन सी छोटी, बल्कि दोनों का साइज एक है। लेकिन यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को मीनिंगफुल रखने के लिए लेंथ में मैंने बड़ी वैल्यू दी है और विड्थ में छोटी वैल्यू दी है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी मेरा प्रोग्राम ने कैलकुलेशन परफॉर्म करके मुझे रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। 8 4 32 होता है। तो ये आपके पास मैंने यहाँ कैप्शन में जो लिखा हुआ था और एक लाइन ब्लैंक छोड़ी थी ताकि इनपुट में और आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हम कर सकें, क्योंकि प्रोग्राम को विजुअली भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो भी एक अच्छा प्रोग्राम है वो कंप्यूटेशन के लिहाज से बहुत कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए और वो विजुअली भी अपीलिंग होना चाहिए। प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करें तो एग्जीक्यूट करने वाले को समझ में आ जाए इनपुट कैसे क्या देनी है, किस तरह की देनी है और जो आउटपुट उसको नजर आए वो भी मीनिंगफुल तरीके से नजर आए। तो यहाँ पर हमने आउटपुट में शो कर दिया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और वो जो भी कैलकुलेशन करके रिजल्ट आएगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रोग्राम को हम एक दफा फिर रन करते हैं, कुछ बड़ी वैल्यूज दे देते हैं अब इसको। लेट्स से कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आती है 625 और विड्थ है सपोज इसकी 300। तो देखें ये बड़ी वैल्यू भी जो है वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट होकर आ गई है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब एंड प्रिंट इट्स वॉल्यूम। इनपुट इसमें क्या है? लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब। फ्लो चार्ट के जो लेक्चर मैंने आपको बताए थे उसमें और एल्गोरिदम वाले में मैंने आपको बता दिया था कि क्यूब शेप क्या होती है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो जरूर आप इस लेक्चर की पूरी सीरीज के अंदर देखें कि कहाँ पर आपके पास जो है मैंने क्यूब और जहाँ पर एल्गोरिदम आपको लिखने सिखाए हैं, जहाँ पर मैंने आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करने बताए हैं, उन लेक्चर्स में आपको मैंने बताया है कि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और उसका वॉल्यूम किस तरह हम प्रिंट कर सकते हैं। तीनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो अब हम इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसका प्रोग्राम हम राइट कर लेते हैं। देखिए अब मैंने इसमें इस प्रोग्राम में मैंने कोई कमेंट्स नहीं लिखे, बिल्कुल प्रोग्राम को सिंपल रखा है ताकि कहीं आप इस गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं कि कमेंट अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्राम के लिए कंपाइलर के लिए वो कमेंट्स मीनिंगफुल नहीं है। तो इस प्रोग्राम में मैंने एक्स्ट्रा कोई कमेंट्स नहीं दिए, सिर्फ ऊपर जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो यहाँ इसलिए लिखी है कि इसी विंडो में हमें पता चल जाए कि क्या हम अपनी जो स्टेटमेंट है उसमें से इनपुट आउटपुट वगैरह चीजें जो है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो हमें यहाँ पर सिर्फ लेंथ रीड करनी है। तो यहाँ पर हमने एक अब ये मैं दोबारा बार बार इंक्लूड और मेन स्टेटमेंट को जो है वो फंक्शन को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ हमने stdir.h फाइल क्यों इंक्लूड की है और void क्यों लिखा है और ये ब्रेसेस किस लिए है। अब मैं सिर्फ आपको जो बेसिकली कोड का जो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है वो वाला पार्ट सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी। इसमें देखें इंटीजर में हमने लेंथ ले ली और वॉल्यूम ले लिया जिसमें हमने कैलकुलेशन करनी है। ऑल्दो कि मैं इस प्रोग्राम में फिलहाल इस वेरिएबल को यूज नहीं कर रही, तो जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी तो मुमकिन है कि इसमें मुझे वार्निंग भी मिले कि आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, मेमोरी में स्पेस जो है वो आपने एलोकेट किया और आपने उसके कभी यूज नहीं किया। फिलहाल मैं इस प्रोग्राम को सिर्फ एक ही वेरिएबल के जरिए आपको करके दिखा रही हूँ। तो प्रिंट एफ में क्या करते हैं, एंटर द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब। तो यूजर्स को हमने मैसेज में बता दिया कि एक साइड की लेंथ ऐड कर दे। यूजर जो लेंथ ऐड करेगा वो हमारे पास लेंथ के वेरिएबल में हम स्कैनफ के जरिए स्टोर कर रहे हैं
और उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करना है रिपीटेडली। अब देखिए यहाँ पर मैं डिफरेंट क्या कर रही हूँ कि प्रिंटफ की स्टेटमेंट के अंदर ही मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। मैंने कैलकुलेशन की भी एक लाइन बचाई और मैंने मेमोरी जो है उसके अंदर एक वेरिएबल की स्पेस को भी बचाया। ऑल्दो मैंने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, मैं इसको यहाँ से फिलहाल हटा देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल आपका प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल है, मिनिमम कोड के साथ है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स से कि हम लेंथ ऑफ क्यूब जो है वो 3 दे देते हैं। ऐसा छोटा सा नंबर देते हैं जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम इजीली कैलकुलेशन कर सके। तो देखिए 3 3 is 9, 9 3 is 27। तो आपके पास जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मैंने इसको कैप्शन ये प्रोवाइड किया था, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और कॉलम दिया था। और उसके बाद देखिए हमारे पास वैल्यू जो है वो प्रिंट होकर आ गई है, जो कि हमारे पास क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जैसे मैंने शुरू में यहाँ पर एक वॉल्यूम का भी वेरिएबल जो है वो डिफाइन किया हुआ था। इस वेरिएबल को हम कैसे यूज करेंगे? पहले हमने क्या किया था, ये हमने वैल्यूज एज्यूम करते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, फिर हम इनपुट लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है, प्रोसेसिंग का। तो प्रोसेसिंग क्या है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम में हम कैलकुलेशन परफॉर्म करें लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब यहाँ पर हम दोबारा लेंथ को हमें मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करने की जरूरत, बल्कि जो स्टोर होके वॉल्यूम में आ चुकी है, इस वेरिएबल में आ चुकी है, हम उस वेरिएबल को एज इट इज प्रिंट कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है, इससे एक लाइन ऑफ कोड जो है वो आपके पास ज्यादा एंटर हो गई, ज्यादा ऐड हो गई। अब हम इस प्रोग्राम को में एरर आ गया है, इसको फिक्स करते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या एरर है। और इससे आप देखेंगे कि आपको खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आएगा, एरर रिमूव करने भी आएंगे। अब देखिए लाइन नंबर 12 में वो एरर दे रहा है, जबकि इस लाइन में कोई एरर नहीं है। अगर आप गौर करें तो इसकी पिछली लाइन पे मैंने सेमी कॉलन नहीं डाला, इसलिए आपने यहाँ से पता चला एक्सपेक्टेड बिफोर प्रिंटफ में जो आपकी स्टेटमेंट है ये प्रॉपर टर्मिनेट नहीं हुई। तो अब मैंने ये एरर इसका रिमूव कर दिया है। अब देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली चलेगा और इसमें हम कोई भी वैल्यू जो है वो देकर देख सकते हैं। देखिए 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 6 36 एंड 36 6 216। किसी भी वैल्यू के लिए आप इसको छोटे नंबर के लिए भी प्रिंट वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स से हम 5 के लिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसका आंसर 125 आना चाहिए और बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये देखें, एक प्रोग्राम मैंने आपको लेस नंबर ऑफ लाइंस के साथ भी बता दिया उसको राइट करना, और थोड़ा सा अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके सोल्यूशन देना है सेपरेट करके, तो वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूछें, तो मैं आपको फौरन ही या थोड़ी देर के बाद उसका रिप्लाई कर दूंगी। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट एंड प्रिंट इट ऑन द स्क्रीन। ये वाला प्रोग्राम आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम लिख कर आ चुके हैं, और रिवर्स में मैंने आपको ये एज एन असाइनमेंट दिया था कि सेल्सियस में अगर आपके पास टेम्परेचर आए और आप उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दें। इसके लिए हम जाते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ, जहां मैंने कोड इसका ऑलरेडी राइट किया। इसको भी मैंने मिनिमम रखा हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक ही वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, फ्लोट सेल्सियस, और यूजर को हमने कहा कि एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, और जो भी वैल्यू यूजर देगा वो सेल्सियस में हमने प्रिंट करवा ली। और उसके बाद आउटपुट में कहा द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू %f, क्योंकि मेरी डेटा टाइप फ्लोट थी। अब आप यहाँ इस प्रोग्राम के जरिए आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हम हर जगह सिर्फ इंटीजर वेरिएबल जो है वही प्रिंट करवाएंगे, वही यूज करेंगे। हम कोई और डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेल्सियस को मल्टीप्लाई किया 9/5 से और उसमें 32 ऐड कर दिया।
मैं चाहूँ तो यहाँ इसके गिर्द एक पेयर ऑफ ब्रैकेट्स भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या करेगा, वो सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल से सेल्सियस जो है ये मल्टीप्लाई होगा 9 से, फिर वो डिवाइड होगी वैल्यू 5 से, और 32 जो एडिशन का ऑपरेशन है बाद में परफॉर्म होगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। टेम्परेचर देते हैं हम सेल्सियस में, कोई ऐसा जाना पहचाना टेम्परेचर देते हैं जिसको हम वेरीफाई कर सकें। लेट्स से कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। इसको अगर हम एंटर करते हैं तो देखें, आपने थर्मोमीटर पे चेक किया होगा कि जब हम नॉर्मल अपना टेम्परेचर लेते हैं तो 98.6 आता है। तो वो हम जो टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है, जबकि यहाँ पर जो है वो अगर सेल्सियस में ले तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये हमारे प्रोग्राम की जो हमने वेरीफाई कर लिया कि आंसर बिल्कुल ठीक है। अब इसको आप किसी भी और वैल्यू के लिए भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब दोबारा आपको इस पे श्योर हो गया कि ये मैं जो भी वैल्यू दूंगा वो सही एंटर करूंगा, वो सही उसके अंदर आउटपुट जो है वो आ जाएगी। तो देखिए ये 35 डिग्री सेल्सियस मैंने दिया तो 95 में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है, अब अगर मैं चैप्टर नंबर यूनिट 4 इसमें स्टार्ट करूंगी तो उसका हम बहुत थोड़ा सा पार्ट पढ़ सकेंगे, तो बेटर है कि हम यूनिट नंबर 4 को नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप उनको अगर देखेंगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा जब आप ये अगले टॉपिक पढ़ेंगे। दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें कि आप प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट जो है वो लूप्स वगैरह अप्लाई करके देखेंगे, डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके देखेंगे और उन कंडीशन की बेस पे डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Thank you very much for watching this video. See you in the next lecture.